बच्चों, मैं मंजू राजावत आज अपनी मानव भूगोल में ग्रामीण अधिवास रूरल सेटलमेंट के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले आता है कि अधिवास, मानव अधिवास होते क्या हैं। मानव अधिवास से प्राय जो अभिप्राय है वो मानव द्वारा निर्मित उस रचना से है जो उनके रहने अथवा कार्य करने या अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बनाई गई हैं। भोजन के उपरांत आश्रय या अधिवास मानव की अत्यंत महत्वपूर्ण आवश्यकता है। मौसम की विषमताओं से मानव अपनी सुरक्षा तथा सामाजिक जीवन के लिए घरों का निर्माण और अधिवासों का विकास करता है। अगर हम वास्तव में देखें तो अधिवास मानव का भौतिक पर्यावरण से अपने आप को अनुकूलन की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। अब आता है कि जो मानव अधिवास हैं वो किसी प्रयोजन के लिए बनाए जाएं या उनका कैसा भी आकार हो, किन्हीं भी सामग्रियों से उनकी रचना की गई हो, उन्हें सामान्यतः इस आधार पर निम्न सभी गुण देखने को मिलते हैं। इन अधिवासों में मानव एक सामाजिक प्राणी की भांति अपना जीवन व्यतीत करता है। वह आपस में विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान करता है। आदिवासों में गृह या मकान प्रारंभिक इकाई होती है, चाहे ये घास फूस, मिट्टी, पत्थर से बने हों या लकड़ी से बने हों। तीसरा है कि अधिवासों में संपर्क स्थापित करने के लिए पगडंडियाँ, गलियाँ या सड़कें बनाई जाती हैं। अगर हम विश्व में देखें तो अधिकांश लोग किसी न किसी प्रकार से के अधिवास स्थायी भवनों या निवासियों के समूहों में हमें निवास करते दिखाई देते हैं और इनमें संस्कृति का प्रभाव ज़्यादा दिखाई देता है। अधिवास जो होते हैं इसमें मानव की सांस्कृतिक संपत्ति के भंडार के केंद्र के साथ साथ आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जो नवाचार के प्रतिमान के जो प्रसार के लिए उद्भव के बिंदु भी रहे हैं। तो किसी प्रदेश के अधिवास प्राकृतिक पर्यावरण के साथ मानव के संबंधों को भी प्रतिबिंबित करता है। अब आता है कि मानव अधिवासों का मानव अधिवास का अर्थ और परिभाषा, क्या अर्थ है और क्या परिभाषा है। मानव अधिवास या मानव बसाव या मानव बस्तियां मानव द्वारा उस स्थल से है जो उसके निवास अथवा कार्य करने की आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो। दूसरे शब्दों में ऐसे कह सकते हैं कि अधिवास मानव समूह या परिवार के संगठित आवासों की भावना का प्रतिफल होता है। क्या होता है, लोग साथ साथ रहते हैं, उनकी भावनाएं आपस में जुड़ी हुई होती हैं। भूगोलविद्ताओं के लिए अधिवास शब्द से अभिप्राय है बसाव प्रक्रिया के फलस्वरूप मानव द्वारा निर्मित सुविधाओं से जिसमें मानव को आश्रय प्रदान करने वाले संस्थापन व मार्ग सम्मिलित हैं। मानव आवास की एक किस्म जिसमें एक से अधिक मकान हों, यह दो प्रकार की होती है, प्रथम ग्रामीण और दूसरी नगरीय आवास। अब आता है कि आवास के तत्व। आवासों के स्वरूप में हमें निरंतर, अगर हम आदिम अवस्था से और वर्तमान में देखें तो निरंतर हमें परिवर्तन दिखाई देता है। फिर भी कुछ मौलिक तत्व ऐसे हैं जो सभी अधिवासों में उपस्थित रहते हैं, जैसे प्रकृति।
अधिवास का स्थल, मानव जो अधिवास की रचना करता है या उपयोग करता है। तीसरा, समाज जो अधिवास को संगठित करता है। भौतिक परिवेश जिसमें मानव रहता है व कार्य करता है। प्रणाली अर्थात परिवहन तंत्र। इन तत्वों के सहयोग से ही कोई अधिवास विकसित हो पाता है। अब आता है अधिवासों के प्रकार या बस्तियों के प्रकार। तो जो ग्रामीण बस्तियां हैं इनके 4 प्रकार हैं। इनको 4 प्रकारों में जो वर्गीकृत किया गया है। इन प्रकारों को किसी बस्ती में मकानों या आश्रयों या झोपड़ियों आदि की पारस्परिक दूरी के आधार पर निश्चित किया जाता है। तो इसके आधार पर इसको 4 भागों में विभाजित किया गया है। एकाकी, परिक्षिप्त या बिखरी हुई बस्तियां। दूसरा है सघन बस्तियां जिनको पुंजित या एकत्रित बस्तियां भी कहा जाता है। तीसरी संयुक्त या सम्मिश्र बस्तियां। चौथी है खंडित या अपखंडित बस्तियां। तो पहला आता है एकाकी बस्तियां। बस्तियों को बिखरी हुई या प्रकीर्ण बस्तियां भी, जो ये बस्तियां हैं एकाकी, इनको बिखरी हुई या प्रकीर्ण बस्तियों के नाम से भी जाना जाता है। इन बस्तियों में अलग अलग बसे हुए घर या कृषि गृह या बासागृह होते हैं। मकान पक्के ईंट के बने हों या छप्पर झोपड़ियां हों अथवा अन्य किसी सामग्री से निर्मित हों। इस प्रकार के अगर हम घर देखें तो अधिकांशतः हमें जो एकाकी बस्तियां हैं वो अधिकांशतः हमको ग्रामीण क्षेत्र में बहुत दूर दूर बिखरी हुई दिखाई देती हैं। इनमें प्रत्येक गृह में केवल एक परिवार ही निवास करता है। ऐसा हो सकता है कि किसी परिवार के नौकर चाकर या श्रमिक भी उसी इमारत में कि किसी कमरे में रहते हों अथवा स्वामी परिवार के निवास की इमारत के समीप ही नौकर चाकरों का अलग छोटा सा घर बना हो, परंतु एक परिवार के सदस्यों और उनके नौकरों के निवास के आसपास बने हुए सभी कमरों या मकानों से मिली जुली यह एक बस्ती होती है। और इस प्रकार की बस्तियां हमें संयुक्त राज्य अमेरिका या कनाडा में जो कृषि गृह होते हैं वहाँ पर देखने को मिलती है। दूसरी आती है सघन बस्तियों। इनमें मकान या झोपड़ियां पास पास सटे हुए होते हैं। इन बस्तियों को पुंजित सकेंद्रित बस्तियां भी कहा जाता है। सघन प्रकार की जो बस्तियां हैं इनको ये सघन प्रकार की बस्तियों को न्यष्टित या सघन बस्तियां दोनों नाम से पुकारा जाता है। इस प्रकार की सघन बस्तियों को सकेंद्रित बस्तियां भी कहा जाता है। सघन बस्तियों के आकार के आधार पर इनको कई भागों में विभाजित किया गया है। नगला, पुरवा या पल्ली सबसे छोटे आकार की सघन बस्ती होती है। दूसरा आता है गांव। इसमें जो बस्तियों की संख्या है, मकानों की संख्या उससे ज़्यादा होती है। तीसरा आता है कस्बा, जो कि ग्रामीण सेवा केंद्र भी होते हैं। चौथा आता है नगर, सिटी। नगरों के आकार के आधार पर नगरों के भी भेद हैं। सामान्य नगर, मेट्रोपोलिस नगर, मेगालोपोलिस नगर आदि। तीसरा आता है संयुक्त बस्ती। संयुक्त बस्ती में गांव के साथ उसके एक दो पूर्वे भी शामिल होते हैं। एक गांव है, उसके ही कुछ घर थोड़ी सी दूर पर जाकर बस जाते हैं तो वो भी उसी बस्ती का अंग माना जाता है। तो ये कहलाती हैं संयुक्त बस्तियां। चौथी है अपखंडित बस्तियां,
जिसमें अलग अलग बासगृह एक ही बस्ती के अंदर एक दूसरे के निकट बसे हुए होते हैं। इस प्रकार की बस्तियां हमें पश्चिमी बंगाल के पूर्वी भाग में देखने को मिलती हैं। इनके घर आपस में एक दूसरे से अलग होते हुए भी सब घर मिलकर एक सामूहिक बस्ती बनाते हैं। घर अलग अलग हो जाते हैं पर वो होते एक ही गांव के हैं या एक ही बस्ती होती है। और ये जो घर होते हैं इनमें क्या होता है, श्रम विभाजन या कृषि सहकारिता के ऐसे संबंध नहीं है। पश्चिमी बंगाल में जो बंगाल डेल्टा है वहाँ पर अपखंडित बस्तियों में प्रत्येक घर एक दूसरे से अलग बसा हुआ हमें देखने को मिलता है, परंतु हम इनको सघन प्रकार की बस्ती नहीं कह सकते क्योंकि प्रत्येक बस्ती के सभी घर एक दूसरे से अलग थोड़ी थोड़ी दूरी पर बसे हुए हैं। ऐसी बस्तियों को प्रकीर्ण कहना भी उचित नहीं है क्योंकि प्रकीर्ण बस्तियों में तो क्या होता है, घर बिखरे हुए होते हैं। तो ये थी ग्रामीण बस्तियों के जो प्रकार। अगले अपन पढ़ेंगे प्रतिरूप, ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूप और बस्तियों को प्रभावित करने वाले कारक, वो अगले अपन उसमें चर्चा करेंगे वीडियो में। अब आएगा कि बस्तियां के एक चीज़ हमें समझनी होती है, दो चीज़ें हुई अभी अपन ने प्रकार पढ़े, इनको अपन ने 4 प्रकार बताए, एकाकी, सघन, संयुक्त और खंडित अपखंडित बस्तियां। अब हम पढ़ेंगे प्रतिरूप। प्रकार को तो कहते हैं टाइप और प्रतिरूप को कहते हैं पैटर्न, दो चीजें हैं। तो इन दोनों में हमें भेद समझना बहुत जरूरी होता है कि प्रतिरूप क्या है और प्रकार क्या है। प्रतिरूप तो जो प्रकार होते हैं ये घरों की संख्या के आधार पर इनको निश्चित निर्धारित किया जाता है। जैसे अभी अपन ने देखा एकाकी बस्तियां या सघन बस्तियां, संयुक्त बस्तियां या अपखंडित बस्तियां। जो प्रतिरूप हैं इनको इनकी बसावट के आधार पर, आकृति के आधार पर, आकृति के आधार पर कि वो किस आकृति का है उसी के आधार पर इनका नामकरण कर दिया जाता है। तो उस आधार पर अपन कल पढ़ेंगे, कल मीन्स अगले सप्ताह में पढ़ेंगे इसके बारे में, प्रकार के बारे में। तो थैंक यू बच्चों, धन्यवाद।